हेलो बच्चों, आज हम अपने इस नए वीडियो में रेखिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेखिक अवकल समीकरण है क्या। तो इसके पहचानने के लिए एक इसकी विशिष्ट फॉर्म है, इसका विशिष्ट रूप है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं स्क्रीन पर। dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस समीकरण के अंदर अवकलज dy बटे dx का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य हुआ कि y जो है ये तो परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है, और यहां पर दो राशियां p और q हम लोगों ने इस्तेमाल की हैं, जहां p तथा q या तो x के फलन है या अचर राशियां हैं, अर्थात इनमें कहीं भी y नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के समीकरण में जो परतंत्र चर होता है वो पूरे समीकरण में केवल एक जगह आता है। यहाँ पर Q में भी कहीं पर y नहीं होगा और P में भी कहीं पर y नहीं होगा। ये या तो x के फलन होंगे, यानी कि इनमें केवल x के पद होंगे, या फिर ये अचर पद होंगे, गिनतियां होंगी a b c आदि होंगे, लेकिन y नहीं होगा। तो ये इस समीकरण की पहचान है कि अगर किसी समीकरण में अवकलज के अतिरिक्त परतंत्र चर केवल एक ही जगह पर मौजूद है तो उस समीकरण को रेखिक अवकल समीकरण का रूप दिया जा सकता है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं रेखिक अवकल समीकरण इस रूप में ना होकर के एक दूसरे रूप में भी लिखा जाता है, जो आपके सामने मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं। dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। आप ऊपर वाले समीकरण से तुलना करके देख सकते हैं कि यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर बदल गए हैं। x जो है परतंत्र चर है और y जो है यहां पर स्वतंत्र चर है। अब जब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर बदल गए हैं तो इससे स्पष्ट होता है यहां p और q के रोल भी बदल जाएंगे, कि इसका मतलब p और q जो हैं इस बार क्या होंगे, y के फलन होंगे या अचर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो परतंत्र चर x है वो इस पूरे समीकरण में केवल एक जगह मौजूद है यहां पर, और कहीं पर x नहीं आएगा। जैसे पिछले समीकरण में y जो परतंत्र चर था वो एक जगह मौजूद है और जगह नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग समीकरण को देख करके ये पहचान लेते हैं कि इस समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है। अगर पूरे समीकरण में y केवल एक जगह मौजूद है तो ये वाला रूप बनेगा, और अगर केवल x केवल एक जगह मौजूद है तो ये वाला रूप बनेगा। आइए अब हम रेखिक अवकल समीकरण को हल करना सीखते हैं। रेखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि समीकरण किस रूप में लिखा गया है। तो इसलिए पहले हम लोग केवल पहले वाले रूप यानी कि dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस समीकरण को हल करना सीखेंगे। इस समीकरण को सही हल करना P और Q की सही पहचान पर निर्भर करता है। एक बार हम लोग P और Q की सही पहचान कर लेते हैं तो हम लोग एक टर्म निकालते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग रेखिक अवकल समीकरण का समाकल गुणांक, या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर रेखिक अवकल समीकरण के हल में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसे हम लोग अभी समझने जा रहे हैं। ऊपर दिए गए समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। IF शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इसको, IF बराबर e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग
इंटीग्रल पी डी एक्स करते हैं और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, और इसके बाद जो भी मान लीजिए ये कुछ करके आता है एफ एक्स करके सपोज, तो इसको अब हम लोग ई के ऊपर पावर में रख देते हैं, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब हो जाएगा आई एफ बराबर ई रेज टू द पावर एफ एक्स, ये हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते समय हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, ई रेज टू द पावर समथिंग कुछ करके, जैसे हमने लिखा इंटीग्रल पी डी एक्स। तो कई बार ये जो टर्म है ऊपर वाला ये लॉग में आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये आ जाए ई की पावर लॉग ए एक्स, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए ई की पावर लॉग एफ एक्स जो होता है, ई और इसके ऊपर पावर में लॉग, ये दोनों एक दूसरे के एंटी फंक्शन है, तो केवल एफ एक्स बच जाता है। तो हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करते समय इस रूल का ध्यान रखना चाहिए। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात हो जाने के बाद समीकरण एक का हल बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है इंटीग्रल q मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और एक कांस्टेंट भी साथ में जोड़ा जाता है। यहाँ पर इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि याद हो आपको कि y क्या था, y था डिपेंडेंट वेरिएबल या परतंत्र चर, तो हम इसी को यूँ लिख सकते हैं परतंत्र चर, वो जो भी है चाहे x है या y है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dx जो हमने लगाया इसे मैं सही लिखूंगा d ब्रैकेट में लिखूंगा स्वतंत्र चर, यानी कि अगर वो x है तो x लिखा जाएगा और अगर y है तो y लिखा जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट c। अब हम लोग जो हैं इस तरह के समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अवकल समीकरण x dy बटे dx माइनस y बराबर साइन x को हल कीजिए। इस समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये वास्तव में रेखिक अवकल समीकरण है, और रेखिक अवकल समीकरण की पहचान क्या है उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें परतंत्र चर कौन है और स्वतंत्र चर कौन है। परतंत्र चर है y, क्योंकि यहाँ dy बटे dx लिखा हुआ है, और स्वतंत्र चर है x। तो हम लोग जानते हैं, हमने कहा था कि परतंत्र चर समीकरण में केवल एक जगह आना चाहिए, स्वतंत्र चर कई जगह आ सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर परतंत्र चर केवल एक जगह पर मौजूद है, ये रहा, और कहीं पर यहाँ x दो जगह मौजूद है, इसलिए ये चूंकि परतंत्र चर केवल एक जगह मौजूद है, इसलिए ये समीकरण वास्तव में क्या बोलते हैं, रेखिक अवकल समीकरण है। तब हम लोगों को इस समीकरण को इस रूप में लिखना पड़ेगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो dy बटे dx का जो गुणांक है, ये हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमें 1, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हमें x गुणा में आ रहा है, तो हम लोगों को इस x को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर x से भाग दे देते हैं, x से जब भाग देंगे तो यहाँ भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा dy बटे dx, और यहाँ जब भाग देंगे तो हम लोग लिखेंगे माइनस 1/x इंटू वाई बराबर है यहाँ पर 1/x साइन x। अब हम लोग देख रहे हैं इसको कि वास्तव में इस रूप में आ चुका। अब इस समीकरण को हल करने के लिए अगला काम है हमारा p को पहचानना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर y का जो गुणांक होता है ये y है, और y के गुणा में जो भी होता है वो p है। तो यहाँ पर हमारे दिए गए समीकरण में y के गुणा में क्या है, ये है पूरा विद साइन, विद चिन्ह, चिन्ह के साथ ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस चिन्ह था, प्लस चिन्ह को लिखा नहीं जाता अलग से, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो हमें माइनस को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर p क्या है, यहाँ p बराबर है -1/x। इसलिए हम लोग सबसे पहले अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूंकि हमें निकालना है, तो मैंने दिखाया था आप लोगों को पहले p को हम लोगों को समाकलन कर लेना चाहिए। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल p dx बराबर माइनस इंटीग्रल 1/x dx बराबर होगा माइनस log x, और आप इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस log x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 की वैल्यू आप लोग जानते हैं वो होती है 0। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको log 1/x, log 1/x, क्योंकि log a माइनस log b बराबर log a/b होता है,
और इसके बाद ये लिखा जाएगा log x की पावर -1। इस प्रकार से हम लोगों को इंटीग्रल पी डी एक्स मिल जाता है। अब हम लोग लिखते हैं, इसलिए समीकरण का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई, आई एफ बराबर है ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स बराबर ई रेज टू द पावर लॉग एक्स की पावर -1। और मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ई की पावर लॉग एफ एक्स अगर लिखा है कहीं तो इसका मतलब केवल एफ एक्स होता है, ई और लॉग खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स की पावर -1 यानी कि बराबर 1/x। दिए गए समीकरण का हल दिया जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इट इम्प्लाई दैट y इंटू 1/x बराबर होगा इंटीग्रल q था हमारे पास 1/x साइन x और इंटू 1/x अगेन और dx प्लस c बराबर हो जाएगा y/x बराबर इंटीग्रल 1/x स्क्वायर साइन x dx प्लस c। अब ये जो इंटीग्रल 1/x स्क्वायर साइन x dx है, इसका वास्तव में कोई समाकलन संभव नहीं है, इसलिए आंसर हम लोगों को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ dy/dx का प्रयोग किया गया। इससे स्पष्ट हो रहा है कि y तो परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है। अब हम लोगों को देखना पड़ेगा क्या y केवल एक जगह मौजूद है पूरे समीकरण में, तो हम देखते हैं यहाँ y नहीं है, यहाँ पर y आया एक जगह केवल और यहाँ भी y नहीं है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि y केवल एक ही जगह मौजूद है, इसलिए ये स्पष्ट तौर पर ये समीकरण एक रेखिक अवकल समीकरण है, जिसे हम लोग dy/dx प्लस पी वाई बराबर q के रूप में लिख सकेंगे। तो देखते हैं, इस समीकरण को dy/dx प्लस q पी वाई बराबर q का रूप देने के लिए हम लोगों को dy/dx के गुणा में यहाँ 1 बनाना है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग देते हैं। तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग, जब भाग देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर रखा हुआ है, इसके नीचे भाग देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा dy/dx और यहाँ प्लस में आएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में y बराबर सेक स्क्वायर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये समीकरण एक हुआ हमारा। हम लोग अब जब इससे तुलना करेंगे इस समीकरण से, तो हम देखेंगे p की जगह किसने ली हुई है, p बराबर है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q बराबर है, राइट साइड में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगला कदम हमारा होगा कि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। उससे पहले हम लोगों को इंटीग्रल पी डी एक्स करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल पी डी एक्स निकालते हैं भाई। इंटीग्रल पी डी एक्स बराबर इंटीग्रल 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देख सकते हैं d/dx अगर करें हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आपको मिलेगा 2x। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल है, इसलिए ऐसे समाकलन के लिए सीधा हो जाता है लॉग ऑफ हर डिनोमिनेटर का, यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसलिए हम लोग अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। आई एफ बराबर ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स की जगह पर वैल्यू रख देते हैं हम लोग log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अभी समझाया था आप लोगों को, जब भी ऐसी फॉर्म बनेगी तो ई और log कट जाएंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अकेला। इसलिए अब हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दिए गए समीकरण का हल क्या लिखा जाता है भाई, डिपेंडेंट यानी कि परतंत्र चर यानी कि y मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ में dx
और साथ में एक कांस्टेंट हम लोग जोड़ देते हैं। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में क्यू रखेंगे इंटीग्रल क्यू यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, और dx और प्लस सी इंप्लाइज दैट y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट साइड में ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा तो बचेगा सेक इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस सी, और इंप्लाई दैट y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा 10x और प्लस सी। दिस इज द आंसर।